सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। बड़ा आज खास दिन है, क्योंकि वैसे भी खास हो जाता है जब अपने साथियों से मिलते हैं ना पूनम। बिल्कुल रेणु जी, और खास दिन इसलिए भी है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और आज ही के दिन 24 दिनों की दांडी यात्रा संपन्न हुई थी। बिल्कुल। और भैया इसलिए भी खास है, श्रोता भी स्वागत कर रहे हैं पूनम का, क्योंकि पूनम जी आज पहले दिन सखी सहेली कार्यक्रम में आई हैं अपने इस कार्यक्रम में, तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का। और आज दिवस के संग संग एक बड़ा खास दिन ये भी है कि व्यंजन विधि हम पूनम बताने वाले हैं, तो हमारी सखियां जो हैं वो कलम और कागज लेकर बैठी होंगी। हाँ रेणु जी, आज जो व्यंजन विधि होगी वो होगी उपवास से संबंधित होगी, क्योंकि चैत्र नवरात्र चल रहा है, तो ऐसे ही व्यंजन विधियां हम बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे बिजली की बचत क्यों करना चाहिए और कैसे की जाए। और एक और खास दिन है आज का, जो दिन होता है हमारा सखी विशेष का, उसमें हम वीरांगनाओं की बात करते हैं, उन वीरांगनाओं की जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है और जिन्हें हम याद करते हैं। आज हम वीरांगना कमला देवी की बात करेंगे, लेकिन चले दांडी यात्रा की ओर, है ना जी। क्योंकि आज जो है 6 अप्रैल यही दिन है जब 1930 को दांडी मार्च या यात्रा पूरी हुई थी। और आज इस सत्याग्रह आंदोलन का 92वां 92 जिसको कहना चाहिए वर्षगांठ मना रहे हैं। 91 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और दांडी मार्च यात्रा को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में नमक उत्पादन और उसके बेचने पर बहुत बड़ी मात्रा में कर लगाया गया था और इसके खिलाफ एक मतलब कहना चाहिए विरोध स्वरूप महात्मा गांधी जी ने ये मार्च निकाला था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की गई थी। 24 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में 78 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। पर जैसे ही इस आंदोलन के बारे में लोगों को पता चला, वो इस यात्रा से जुड़ते चले गए। पर जब ये आंदोलन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची, उस समय लोगों की संख्या लाखों में थी। यानी कि 78 से लाखों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी। और इसकी सफलता इसी से पता चलती है। नमक सत्याग्रह अभियान गांधी जी के अहिंसक विरोध के सिद्धांतों पर आधारित है और इसीलिए इसे सत्याग्रह कहा गया, है ना जी। दांडी में वाष्पीकरण से नमक बनाने के बाद गांधी जी तट के साथ, समुद्री तट के साथ आगे बढ़ते रहे और नमक बनाते रहे। साथ ही रास्ते में सभाओं को भी संबोधित करते रहे। वो नमक ऐसी महत्वपूर्ण और प्राकृतिक चीज है जिसका इस्तेमाल गरीब से लेकर अमीर हर कोई करना चाहता है, करता है। आवश्यक चीज है ना। बिल्कुल। ऐसी सर्वव्यापी वस्तु को आजादी के आंदोलन से जोड़ना ही गांधी जी के विचार का जो उनकी खास विशेषता है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजों को उन्होंने इस तरह से मतलब कहना चाहिए कि सामने लाए और जनता एकजुट हो गई, क्योंकि नमक जैसी बहुत मामूली सी चीज़ है लेकिन बहुत आवश्यक है। हर चीज़ सूनी हो जाती है, खाने का हर व्यंजन जो होता है बिना नमक के सूना हो जाता है और बहुत सस्ता भी होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध भी है। इतना सागर है और उसमें नमक ही नमक है और उस पर कर लग जाए, तो उन्होंने एक सत्याग्रह इसके लिए चलाया और यही वजह थी कि इस आंदोलन को हर तरफ से समर्थन बहुत मिला और एक तरह से कहना चाहिए भारत एकजुट हो गया। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला ये सबसे बड़ा सफल आंदोलन था। इस सत्याग्रह आंदोलन में हजारों संख्या में लोगों को जेल भेजा गया। इस आंदोलन का प्रभाव इतना रहा कि इसकी चिंगारी ने आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी नींव रख दी। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत
वीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन संत लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई दिया है तो बापू तू ही दिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही दिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। भाई ये जो साबरमती के संत की बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो भाई उनकी वाणी में वो शक्ति थी और उनके कर्मों में वो बात थी कि जो 78 से लाखों तक वो संख्या पहुंच गई, और काम भी कुछ ऐसा ही था, उनका दर्शन भी कुछ ऐसे ही था ना। जी रेणु जी, अभी हम खेल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। कौन सा खेल खेलना बताओ। जी मुझे तो आपसे कुछ पूछना था कि जी पूछो भाई, आउट ऑफ कोर्स मत पूछ लेना। नहीं कोर्स का ही है। अच्छा। कि आप बचपन में कौन सा खेल पसंद करती थी? बचपन में क्यों, अभी भी हम खेलते हैं ना। तो ये क्यों पूछा कि बचपन में? देखो, जब जिस खेल का मौका मिले वो खेल खेल लेना चाहिए, है ना। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो रेस हो,
चाहे आजकल तो वॉक भी जैसे एक है ना, चलना भी एक प्रतियोगिता है। तो जो भी खेल मिले उसको खेल लेना चाहिए ना, क्योंकि खेलों की तो कोई सीमा होती नहीं है। बिल्कुल, और खेल से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है। भाई ये तो होता है, लेकिन पहले तो यही कहा जाता था ना कि खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब तो मामला उलट हो गया ना। बिल्कुल। और क्योंकि खेलों में भी असीम संभावनाएं हैं अब तो, है ना जी। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, बहुत से पुरस्कार भी इसके लिए दिए जाते हैं जी। और कहते भी हैं ना कि शरीर स्वस्थ हो तो मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है ना। बिल्कुल। और खेल से हम और भी चीजें सीखते हैं रेणु जी, जैसे कि एकता है, एक दूसरे पर भरोसा करना है, सद्भावना है। और इसके संग संग केवल सद्भावना के संग संग एक ये होता है कि हम टीम में जब काम करते हैं तो हम बहुत सारे जगहों पर सामंजस्य स्थापित करने की आदत पड़ जाती है। क्योंकि आप जब टीम में जाते हैं 15 लोग 20 लोग, कभी कभी 25-30, सबका स्वभाव अलग होता है, सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं, और इन सब के साथ आपको एकजुट होकर रहना पड़ता है। और टीम में आप व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं करते, पूरी टीम भावना जो होती है वो सिर्फ खेल से मिलती है। क्योंकि अक्सर जब हम नाराज होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, खेल वाली भावना रखो। तो खेल वाली भावना जो है वो एक अलग ही भावना है, जिसमें कि कहते हैं ना सारी अच्छी भावनाएं उसमें मिल जाती हैं और एक नई भावना बनती है। इस तरह से इन सब के विकास के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। और इसके संग संग अब जाहिर है कि दुनिया भर में इस खेल के विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है ना। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 6 अप्रैल यानी आज ही के दिन 2014 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से मान्यता मिलने के बाद हुई थी। किसी के व्यक्ति के शारीरिक और किसी भी व्यक्ति का जो हो ना शारीरिक मानसिक विकास में खेल का महत्वपूर्ण योगदान है, ये तो हम बराबर कहते हैं। और जाहिर है कि इसी के महत्व को देखते हुए दुनिया भर में खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए और उसके विकास के लिए आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये घोषित किया गया, जिसको कि हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति मनाया जाता है। और इसे पहली बार 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल मनाए जाने की घोषणा भी की थी। और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर खेल संगठनों और खेल के विकास के लिए काम कर रहे संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। और देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई तरह के खेल कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को, जैसे आपने बोला ही, कि सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। देखो, प्रोत्साहन तो बहुत जरूरी हो जाता है ना। और अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आज ही के दिन क्यों मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति 6 अप्रैल के दिन इसका मनाने का मुख्य कारण ये है कि आज ही के दिन 1896 को एथेंस ग्रीस में सबसे पहला ओलंपिक खेल खेला गया, इसकी शुरुआत की गई। और इस खेल को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास के साथ साथ शांति और समझ को बढ़ावा देना। देखो, जब खेलते हैं ना तो बहुत सारे जो हमारे मानसिक विकार हैं, जो हमारे कहीं कहीं अब हमारी तुमसे कभी झगड़ा हो गया, लेकिन अगर हम खेलेंगे तो जाहिर है सब भूल के अगर जरूरत पड़ी तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं ना। बिल्कुल। तो इस तरीके की भावनाएं विकसित होती हैं, मनमुटाव दूर हो जाता है। और कहीं ना कहीं खेल को प्रतियोगिता के ही तौर पर लेना चाहिए, बहुत हद तक उसको दुश्मनी पर नहीं ले जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं जिनसे विकास होता है। तो खेलना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर गीत भी सुनना बड़ा ज़रूरी है ना पूनम। बिल्कुल रेणु जी। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो कि हार, हाँ बार बार हाँ
अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो, भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे, क्या पर क्या हम जग पे छाएंगे, अब ये बताएंगे हम लोगों का दर्जा क्या, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, अब बार बार हाँ आवे, बोलो यार हाँ, चले चले हर बेड़ी अब हो जाए, उनकी हार हाँ। वही जो तेरा हाकिम है जालिम है, की है जिसने तबाही, घर उसका पश्चिम है यहाँ न बसने पाए, धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे, क्या पर क्या हम जग पे छाएंगे, अब ये बताएंगे लोगों का दर्जा क्या, जो होना है हो जाए, चले चलो चले चलो, अब सर ना कोई झुकावे, चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो, बार बार हाँ टूट गई जब बोलो यार हाँ, उंगली उठी अपनी जीत हो की हार हाँ, बन गई
रेणु जी, अभी जैसे कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और क्या है ना कि कूलर है और एसी है, उसकी साफ सफाई भी हो चुकी है। नहीं, बहुत सारे लोगों ने नहीं करवाया ना। अच्छा, तो हाँ, और ये भी है और क्या है ना कि अब बहुत ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है क्योंकि गर्मी का समय आ गया है, तो ठंडा पानी पीना, फ्रिज में बर्फ जमाना, तो ये सारी चीज़ें मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए एसी और कूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे इस ऋतु में खासकर बिजली की बचत हमको करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ना। देखो, बिजली की बचत तो हमेशा ही करना चाहिए, हाँ, लेकिन खपत इस समय ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा शेडिंग भी होती है, यानी कटौती भी उतनी ही होती है। तो बिजली की बचत एक संसाधन है और जो हम उत्पादन जिसका करते हैं, तो जाहिर है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, लोगों का श्रम लगता है, समय लगता है। तो किसी भी चीज़ को, जो भी हम बनाते हैं, जिस चीज़ को भी, या पैसा हो या कोई भी चीज़, उसका इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए ना। और वैसे ही बिजली की बात है, हमारे साथियों ने लिख कर भी भेजा है ना कि बिजली की बचत अगर करनी हो तो दिन में अपने घर या ऑफिस की खिड़कियों के पर्दे खोलें और सूरज की रोशनी को अंदर आने दें। जब भी हो सके तो आर्टिफिशियल लाइट पर निर्भर होने के बजाय यदि नेचुरल लाइट का उपयोग किया जाए तो आप प्रतिदिन बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने और भी लिखा है कि बिजली आज के समय में बहुत आवश्यक संसाधन में से एक है, हमें प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है और ये ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज हमारा दैनिक जीवन इसी पर निर्भर रहता है। हम सभी जानते हैं कि बिजली उत्पादन कोयले या प्राकृतिक गैस के द्वारा उत्पन्न की जाती है। आज हमारे पास ये संसाधन सीमित मात्रा में है। आज के समय में हम सभी को बिजली का संरक्षण करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। इससे हम अपने पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं। बिजली का उपयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे कुछ तरीकों के माध्यम से बचा सकते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश देश की बिजली बचाने के साथ साथ हमारे बिजली पर खर्च होने वाले पैसे को भी बचाएगी। तो भाई, ये हमारे साथी बहुत अच्छा लेकर भेज रहे हैं। वहीं आपने एक ने और लिखा है कि बिजली की बचत तो करनी ही चाहिए। बिजली की बचत करने के साथ अपने आप ही अनेक जुड़ी हुई संसाधन की भी बचत होगी। बिल्कुल, बहुत सही आपने लिखा है। जैसे हमने पहले ही कहा कि इंसान हो चाहे जो भी हो, जिसका श्रम लगा है, समय लगा है, वो सब इससे बचेंगे। और देखो, बाकी चीज़ें जो है हम घर में अगर इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर हम ध्यान दीजिए तो अगर हम बैठे हैं किसी कमरे में, हमने टेलीविज़न देख रहे हैं तो पंखा भी चल रहा है, कभी कभी कूलर भी चल रहा है, अगर एसी लगा है तो वो भी चल रहा है, और उसके बाद हम अगर उठ के जाते हैं तो सब वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल रेणु जी, लगता है कि थोड़ी देर में हम तो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए भी अगर आप कमरे से बाहर जा रहे हैं तो सारे स्विच ऑफ करके जाइए, ताकि थोड़े ही समय के लिए लेकिन बिजली की बचत हो सके, हम उसको बचा के रख सकें। बिल्कुल, अनावश्यक खर्च ना हो। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जब सामान खरीदते हैं, खास तौर से कोई भी विद्युत उपकरण, खास तौर से जिसमें भी फ्रिज हो, जो भी सामान खरीदते हैं, उस बात का ख्याल रखें कि ISI मार्क वाला हो, ताकि उसकी जो भी गुणवत्ता है वो सही हो। क्योंकि अक्सर ख़राब जो चीज़ें होती हैं, मिक्सी है, जो भी चीज़ होती है, आपके पास टोस्टर हैं, ये जब ख़राब होते हैं तो बिजली बहुत ज़्यादा खींचते हैं, यानी खपत बहुत ज़्यादा होती है ना? बिल्कुल रेणु जी, और अभी तो बिजली की बातें हम आगे और भी करेंगे। फिलहाल एक गाना सुन लें। हाँ हाँ।
नहीं देखा मैं करूं क्या। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, छुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, छुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, छुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, छुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। समय हो चला एक छोटे से अंतराल का, तो पूनम एक अंतराल के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम बिजली की बचत कर सकते हैं। तो बहुत सारे संसाधन हैं हम जिनका उपयोग करते हैं, और बिजली महत्वपूर्ण तो बहुत है, इसे बचाकर चलना चाहिए। और बड़े नए जो उपकरण आ गए हैं उनके बारे में भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना। बिल्कुल रेणु जी, जैसे कि कंप्यूटर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इन सब का को इस्तेमाल करते समय या जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस समय इसको स्लीप मोड पर सेट कर सकते हैं, और इस मोड पर रखने पर बिजली की बचत कम होती है और बिजली की खपत कम होती है। हाँ सॉरी, खपत कम होती है। और जैसे कि CRT मॉनिटर की जगह अगर हम LCD मॉनिटर का उपयोग करें तो ये कई गुना बिजली बचाता है। क्या बात है। तो इस बात का ख्याल रखें। वहीं अगर पुराने पंखे हो गए हैं तो भाई कोशिश करें कि अगर आप सर्विसिंग तो करवाते होंगे, लेकिन अगर अब लगता है कि नहीं अब वो बिल्कुल जवाब दे गया है तो आप उसको बदल दीजिए, क्योंकि जिस उस तरह से बिजली की जो खपत होगी उससे बेहतर है आप नया पंखा ले लें। इसी तरह से सर्विसिंग की जब बात आती है तो अपने फ्रिज हो चाहे आपका एयर कंडीशन हो, सब चीज़ों की सर्विसिंग बराबर करवाते ही रहना चाहिए, है ना।
और जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन जिसका हम उपयोग करते हैं घर में, जी। है ना, उसका जो टेम्परेचर जैसे ऐसा ऑटोमेटिकली वाला लें जो कि आयरन करते समय कपड़ों पर ना ज़्यादा पानी ना छिड़कें, और जी। ऐसे वाले आयरन यूज़ करें जो गर्म होने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाए। बिल्कुल। तो इससे भी बिजली को हम बचा सकते हैं। क्योंकि आप बार-बार थोड़ा-सा आलस से करेंगे, क्योंकि जी। नॉब घुमाना नहीं चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिक रहेगा तो बेहतर है। इसी तरह से आपके पास वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक न लेकर अगर आप अलग-अलग टब वाली लेते हैं तो बेहतर है कि आजकल आप उसे सुखाएं ना उसमें। अच्छी खासी धूप निकल रही है, सूर्य देवता का थोड़ा-सा सेवन करवा दें कपड़ों को भी और उसे धूप में सूखने दें, तो बिजली की बचत बहुत होगी, क्योंकि स्पिन जब करती है वॉशिंग मशीन तो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है ना? और इसी समय क्या है कि ठंड के समय जो गीजर का जो तापमान होता है उसे अधिक पर सेट ना करें, मतलब अधिक टेम्परेचर पर सेट ना करके उसे ऐसा चालू कर रखें ताकि उससे भी हम बिजली बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा और सकते हैं। गैस और वाले गीजर का उपयोग करें। हाँ, गैस वाले गीजर का उपयोग करें। इसके साथ-साथ एक बात और है कि छोटा परिवार है तो बहुत बड़ा गीजर ना लगाएं। इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। ऐसे ही हमारे घर में जैसे कि इलेक्ट्रिक कुकर होता है, या पानी गर्म करने की भी केटल रखते हैं बिजली वाली, या हमारे पास सैंडविच बनाने वाला है। इन सब चीज़ों की सफाई बरते रहें, नहीं तो उसमें पानी में जो केटल में क्या होता है, केटली जो होती है उसमें जब नमक आदि जम जाता है तो वो गर्म होने में बहुत ज़्यादा समय लेता है ना? बिल्कुल। और बातें तो हो रही है जी, थोड़ा बस संगीत सुन ले। पूनम का मन हो गया कि गाना सुन लिया जाए, तो भाई सुन लिया जाए। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं, ये गीत सुनकर ऐसा ही लगता है ना कि रुक जाना नहीं, जिनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि बस मन कुछ ऐसा ही कह रहा है ना। बिल्कुल रेणु जी। और आज हम ऐसी ही एक शख्सियत की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वीरांगना कमला देवी चट्टोपाध्याय की। सच है ना रेणु जी, नारी के कई रूप हैं। नारी में वो देवी शक्ति है, कि वो किसी भी तरह का कार्य कर सकती है, आसानी से कर सकती है। और महिलाओं में अपार शक्ति है अपनी, और अपनी इस शक्ति और कौशल से उन्होंने ये साबित भी कर दिया है कि वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है पूनम। वैसे भी कहा गया है कि नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी। काली बन के शीश काटे, जब बात हो सम्मान की। तो ऐसे ही एक सशक्त महिला के बारे में हम आप बात करेंगे। आप बता ही चुके हैं जी। जो समाज सुधारक थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, गांधीवादी और भारतीय हस्तकला क्षेत्र में नई रोशनी की किरण लेकर आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीरांगना कमला देवी चट्टोपाध्याय की। आपका जन्म 3 अप्रैल 1903 में मंगलौर, कर्नाटक में एक संपन्न परिवार में हुआ और बाद में आपने लंदन यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में डिप्लोमा किया। कमला देवी समाजवादी थी। बालिका वधू होते हुए भी स्त्री के अधिकार के लिए लड़ने वाली थी। ये वो दौर था जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना नामुमकिन था। ऐसे समय में वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1920 के दशक में राजनीतिक चुनाव में खड़े होने का साहस किया। बहुत बड़ी बात थी। और वो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी से काफी प्रभावित थी। यही कारण था कि वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जुट गई और कई गांधीवादी संगठनों में अपना योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। नारी आंदोलन की पथ प्रदर्शक और भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नौ जागरण लाने वाली कमला देवी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरी समृद्ध हस्तशिल्प हथकरघा कलाओं की खोज की और इन कलाओं को राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई। जी हाँ, इसलिए गांव के हस्तशिल्पी, बुनकर, जुलाहे, सुनार समुदाय के लोग उनकी सेवा भावना से प्रेरित होकर उन्हें हथकरघा माँ कहकर बुलाते थे। प्रकृति से प्रेम करने वाली कमला देवी जी ने भारतीय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर के उत्थान के लिए ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। आज भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान कमला देवी जी के दूरदृष्टि और पक्के इरादे का ही परिणाम है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक एकेडमी, कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम और क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, इन संस्थानों को विकसित करने के लिए इन्हें आज़ादी से पहले और बाद में सरकार से भी संघर्ष करना पड़ा था। बहुत बड़ी बात है। कमला देवी जी ने अपने जीवन काल में किताबें भी लिखी और जिनमें द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन और सबसे ज़्यादा चर्चित रही, और टुवर्ड्स नेशनल थिएटर, ये भी बहुत चर्चित रही। समाज सुधारक कमला देवी जी को भारत सरकार ने 1955 में नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया और साथ में 1987 में पद्म विभूषण से आपको सम्मानित किया गया। हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने वर्ष 1977 में उन्हें सम्मानित किया था और सामुदायिक नेतृत्व के लिए वर्ष 1966 में रेमन मैगसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला जब 1966 में। तो उसके बाद बहुत सारी और भी इनके योगदान के लिए इनको सराहा गया। हम आज भी उन्हें याद करते हैं। बहुआयामी क्षेत्रों में योगदान देकर उन्होंने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम का जो उदाहरण दिया है वो हमें नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी वीरांगना को हमारा शत शत नमन है। हमारे एक साथी ने भी लिखकर भेजा है ना, जो हमने बताया वही बहुत हद तक, कि आप लिख रहे हैं कि वीरांगना कमला देवी चट्टोपाध्याय 3 अप्रैल 1903, 29 अक्टूबर 1988 भारतीय समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी तथा भारतीय हथकरघा के क्षेत्र में नव जागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी। उन्हें सबसे अधिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए स्वतंत्र भारत में भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और थिएटर के पुनर्जागरण के पीछे प्रेरणा शक्ति के लिए और सहयोग की अगुवाई करके भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर के उत्थान के लिए याद किया जाता है। उन्हें समाज सेवा के लिए 1955 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। तो ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी महिलाओं को हम याद करते हैं। एक बात और है, याद करते हैं हम बहुत कुछ, लेकिन जो इस तरीके के जज्बा है, जब हम सुनते हैं
तो बड़ा अनहोनी सा लगता है ना कि कैसे कर लिया उन लोगों ने उस समय, मतलब जहाँ पर महिलाओं का निकलना मुश्किल था, वैसे ठीक है वो संपन्न परिवार से थीं, लेकिन उसके साथ साथ उन सब को छोड़कर इस तरह से आंदोलन में उतर आना, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग देना बहुत बड़ी बात है। तो ये जज्बा नारी में हो सकता है, और बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने ये बिल्कुल कहना चाहिए कि साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकती हैं, है ना? बिल्कुल रेणु जी। लेकिन अब हम कहीं और चलने का मन है, हमें लग रहा है पूनम का, फिर कहेंगे कि एक गीत सुन लेते हैं। तो किस तरह का गीत सुनवाने वाली हो? तो गीत ही सुना दो चलो। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी, ओ जिसकी पायल पे, जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। बहकते हुए रास्ते खुल गए आप ही प्यार के वास्ते, दे रही है पता मत भरी वादियाँ, जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ। ओ कितने जन्म
जन्मों से, कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, आजमाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल भाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में अभी हम ये गीत, बहुत ही सुंदर गीत सुन रहे थे रेणु जी। और लेकिन अगर सपनों की बात करें पूनम, तो आजकल अगर खाने का सपना अगर देखना हो तो किस तरीके के व्यंजन आते हैं सपनों में? क्योंकि अभी चैत्र नवरात्र चल रहा है तो उपवास वाले ही व्यंजन दिमाग में आते हैं। दिमाग में आते हैं तो बस कौन सा आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? पहले हम अपनी सखियों को बता देते हैं व्रत वाली इडली, जो कि बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ, चलो तो भाई केवल सखियों को क्यों, हमारे सखा भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, तो भाई वो भी नोट कर ले। बिल्कुल। व्रत वाली इडली बनाने के लिए आपको सामग्री लेनी है सामा चावल, जो व्रत वाला चावल होता है 1 कप, साबूदाना बिना भिगा हुआ आधा कप, दही 1 कप और सेंधा नमक स्वाद अनुसार। अब सामा चावल और साबूदाना को सेंधा नमक डालकर मिक्सी में पीस लें। ये पाउडर बाद में भी आप उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होगा। अब पिसे हुए मटेरियल में 1 कप दही डालें, ताज़ा दही डालें और बीच बीच में थोड़ा पानी डालते रहें और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट के बाद इडली के साँचे में या कुकर जैसे है उसमें साँचा रखकर उसमें थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आप उपयोग करते हैं उपवास में, इस मिश्रण को साँचे में डाल दें और मीडियम आंच पर उसको पकने दें। और लगभग 12 मिनट बाद इडली को साँचे से निकाल कर उसे अगर चेक करना है कि वो पका है कि नहीं रेणु जी, तो वो चम्मच के उल्टे साइड से इडली पर उसे ऐसे डालेंगे तो मिश्रण पर, तो अगर मिश्रण चम्मच पर चिपकता है तो ये समझ जाइए कि इडली पका नहीं, और नहीं अगर नहीं चिपकता है तो समझ जाइए कि इडली खाने के लिए तैयार है। इसके लिए चाकू का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, चाकू का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस उपवास वाली इडली के साथ हम एक बहुत ही टेस्टी मूंगफली की चटनी भी बना सकते हैं। क्या बात है, बताओ बताओ। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, भुंजी हुई मूंगफली लेनी है आधी कप और 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक अगर आप खाते हैं तो, और सेंधा नमक स्वाद अनुसार। तो इन सब सामग्रियों को थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में पीस लें और नारियल का बूरा डाल दें और दही उसमें मिला दें, थोड़ी सी काली मिर्च मिला दें और ऊपर से अगर आप व्रत में उपयोग करती हैं या तेल का जो भी है थोड़ा सा लेकर उस पर तड़का लगा दें। तड़के में आप ले सकती हैं तिल और थोड़ा सा जीरा। तो भाई ये मज़ेदार चटनी के साथ आप इडली का मज़ा लीजिए। तो अगर हम उपवास का ढोकला बता दें तो अच्छा रहेगा ना। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सिंघाड़ा आटा चाहिए, दही मिलाकर ढोकला का घोल बनाकर आप इसको रख दें करीब 6 से 8 घंटे तक के लिए, थोड़ा सा खमीर उठ जाएगी उसमें, फिर इसे भाप में पका दें। हरी धनिया कटी हरी मिर्च से सजा लें और ज़ीरा और मीठे नीम की जो पत्ती होती है उसका तड़का लगा दें। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो इसे डाल सकते हैं। तो ऐसे ही भाई ढोकला भी बन जाएगा बड़ा अच्छा सा। तो बस जैसे बनता है बेसन का वैसे ही ये सिंघाड़े के आटे का है। और फिर उसके बाद ऊपर से भी आप तड़का लगा सकते हैं इसमें। मीठी दही नारियल फली चटनी के साथ सर्व करने से अच्छा लगेगा आपको। इन्होंने लिखा है कि भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद बांटें, फिर स्वयं उपवास में खाएं। तो भाई इन्होंने पूरा नियम बता दिया है ना। और जो सबसे उपयोगी बात है कि भोग लगाएं, जरूर लगाएं, तभी उसे ग्रहण करें जी ना। तो ये एक तरीके से ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि हम एक संयम बनाकर रखें अपने ऊपर कि हाँ हमें इतनी देर इंतजार करना है, यही खाना है, ये नहीं खाना है। कुछ अपने लिए अनुशासन है जो हमें ये सिखाता है व्रत और त्योहार, है ना। बिल्कुल रेणु जी। तो कुछ मीठा भी बताना है क्या? हाँ बिल्कुल। मखाना के लड्डू बताओ ना। आप बता दीजिए। चलो अच्छा, तो भाई ठीक है। 80 ग्राम मखाना और 1 कप मूंगफली चाहिए भुनी हुई और 1/4 कप चम्मच इलायची पाउडर चाहिए। थोड़ा सा केसर अगर आप चाहते हैं तो वो ले लें। 1 कप गुड़ और शक्कर भीगे मतलब हो जाएंगे तो अच्छा है।
गुड़ ठीक है, थोड़ा सा नारियल का बूरा ले लें, 1 बड़ा चम्मच घी चाहिए आपको। मखाने को पहले सूखे ढंग से पूरा भून लें, बिल्कुल सूखा भून लें। कढ़ाई में अगर आप डाल रही हैं तो उसमें घी तेल कुछ भी न डालें, और फिर मूंगफली को भी भून लें, छिलके निकाल लें। अब दोनों सामग्री को मिक्सी में पीस लें। इसमें इलायची पाउडर और केसर को मिला दीजिए। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर घी डाल लीजिए और इसमें गुड़ मिलाकर बिल्कुल धीमी आंच में पकने दें जब तक कि गुड़ पिघल ना जाए। जब गुड़ पिघल जाए घी में, तब उसमें मखाने और मिश्री ये मूंगफली का जो मिश्रण आपने तैयार किया है पाउडर, थोड़ा दरदरा सा रखेंगे, उसको आप ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब सब ये मिश्रण हल्का ठंडा जब हो जाएगा तब इसे मिला दें और गोल गोल लड्डू के आकार का इसको बांध लें। बाद में नारियल के बुरादे में लपेट लें। तैयार हो गया स्वादिष्ट और बढ़िया सा मखाना लड्डू। बहुत सारी जगह मखाने का पाउडर भी मिलता है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको भुनना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप खाएं, खिलाएं। हम गीत सुनाएंगे और आपको, गुनगुनाइए आप भी। कह दूं तुम्हें हाँ क्या चुप रहूं, ना दिल में मेरे आज क्या है। क्या है? कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए। ठीक है, हाँ, तो तुम बताओ। बताऊं? हाँ, सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना। अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं, नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में झूमे जरा धूमे मचाए। अब ठीक है, तो तुम बताओ ना। बताऊं? हाँ, सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना। अरे नहीं रे, 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 नहीं रे। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। तो भाई और कुछ व्यंजन बताना है या हमारे साथियों की बातें करनी है, ये बताओ पूनम।
रेणु जी, एक व्यंजन जो बता दो थोड़ा सा, फटाफट। हाँ, ठीक है, अलग बहुत है देर से तुम मुझे। कह रही हो, बताओ बताओ। कुछ अलग लगा मुझे, और जो उपवास करने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, हाँ, वो ना, खूब खाएं इसलिए हम बता रहे हैं, चलो बताओ। तो इसे आलू पेन केक कहते हैं, और इसमें सामग्री लगेगी 4 आलू मीडियम आकार के, 2 हरी मिर्च, 1 कप पानी और 1 चम्मच, छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच मूंगफली पिसा हुआ, 4 बड़े चम्मच राजगीरा आटा, 2 बड़े चम्मच ताजा दही और सेंधा नमक स्वाद अनुसार। इसे क्या करना है कि 4 आलू जो है उसे कद्दूकस कर लेना है, और फिर बाकी जो शेष सामग्री है उसके साथ उसे हाथों से मिलाना है और मिश्रण का घोल बनाना है। अच्छा। ये मिश्रण ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा, ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, हमें गैस पे तवा चढ़ाना है और तवे पर को हल्का गर्म करके इसमें थोड़ा सा तेल, या जैसे मैंने कहा कि उपवास में आप अगर घी चिकनाई लगाकर, मतलब चिकनाई किसी भी, लगाकर, हाँ, लगा दीजिए और इस मिश्रण को हल्के हाथों से तवे में फैलाना है। अच्छा। इस तरह से छोटे छोटे रोटी के आकार के, मतलब रोटी से भी छोटे आकार के आप तवे पर इस मिश्रण को फैला लीजिए। मोटाई कितनी होगी इसकी? मोटाई अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, आप क्योंकि पेन केक है तो थोड़ा मोटा रहेगा, थोड़ा मोटा रहना चाहिए, हाँ, हाँ। जैसे पराठे से भी हल्का सा मोटा जी, रहता है। जी। तो ऐसा आप एक तवे पर 3 कम से कम पेन केक आप बना सकते हैं, और इसे मीडियम आंच पर सिकने दीजिए, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ऐसे भूरा सा ना हो जाए अच्छा सा, और क्रिस्पी पेन केक आपके लिए तैयार है। तो उसको पलट के नहीं सेकना है? नहीं, पलट के भी सेकना है। अच्छा, क्या बात पहले है। दोनों तरफ सेकना है, दोनों हल्का सा तरफ घी सेकना है। लगाते हुए दोनों तरफ हल्की आंच में सेकते जाना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और जी। मतलब सुनहरे रंग का हो सुनहरे जाएगा, रंग अच्छा का। लगेगा। लेकिन और हाँ, इसको बहुत दबा कर नहीं सेकना है, पराठे की तरह दबा कर हाँ। मत सेकिएगा, इसको फूलने दीजिएगा। हल्का सा है ना? फूलने दीजिए, और क्योंकि ये क्रिस्पी बनेगा, आलू जी। है तो आप इसको दही के साथ तो भाई खा सकती हैं, खिला सकती हैं, जी। भोग लगा सकती हैं। वहीं हमारे साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। हम लोगों ने जैसे खेल की बात की तो इन्होंने लिखा कि एक बार ऐसे झगड़ा होने वाला था, लेकिन जैसे ही टीवी पर मैच शुरू हुआ सब लोग शांत हो गए। तो कुछ ऐसी ही बातें इन्होंने लिखी हैं, और बिजली के बारे में भी इन्होंने लिखा कि सौर ऊर्जा का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हुई, लेकिन अब कार्यक्रम का चूंकि समय समाप्त हो रहा है पूनम, तो हमें विदा लेना होगा। तो सभी को बिल्कुल जी। इजाजत दीजिए, हम सबको। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहेली।